everyone, so welcome to your own channel. In today's video we will talk about cyber crime and cyber security. Now first we will talk about cyber crime. So cyber crime, as the name indicates, when the crime is done by using computer and internet, that is called the cyber crime, right? And here the definition is also written, like say cyber crime refers to an unethical or illegal activity that involves a computer and a network, or you can say that involves a computer and internet. So this is cyber crime, right? And these activities, these illegal activities are done with the intention of stealing information or to harm any individual or organization or even nation. So cyber crime are divided into three categories. So first one is cyber crime against an individual. किसी इंडिविजुअल के प्रति हम कैसे साइबर क्राइम कर सकते हैं. अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वी विल डिस्कस इट लेटर. एंड अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी, राइट. सो फर्स्ट वी विल सी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. सो लेट्स सी. So now we will see cyber crime against an individual. What does it mean? When any crime is committed against a particular person with the intention to harm the reputation of any victim or to cause the physical or mental harm, so by using the internet. So that is called the cyber crime against an individual, and this can be done through spamming. So first is spamming. There are other ways also. So first we will discuss through spamming. Spamming के through हम कैसे individual person को हार्म पहुंचा सकते हैं थ्रू इंटरनेट, राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पैमिंग? तो स्पैमिंग मीन्स प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग अनसोलिसिटेड. व्हाट डू यू मीन बाय अनसोलिसिटेड? अनसोलिसिटेड यू कैन से अनवांटेड, विच इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड, विच इज़ नॉट बीइंग रिक्वेस्टेड, राइट. तो अनचाहे, बिना हमारी मांगे हुए जो हमें मैसेजेस आते हैं, अनवांटेड यू कैन से. प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अनसोलिसिटेड, इररेलेवेंट और रेपिटेटिव मैसेजेस, जो बार बार भेजे जाते हैं मैसेजेस, लाइक एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग बेस्ड, ठीक है. तो यूजुअली इन लार्ज क्वांटिटीज़ ओवर द इंटरनेट. सो जब मैसेजेस अनसोलिसिटेड हों, इररेलेवेंट हो और बार बार भेजे जाते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में ओवर द इंटरनेट, दिस इज़ कॉल्ड द स्पैमिंग. और कैसे भेज सकते हैं? थ्रू ईमेल, थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, SMS, फोरम्स. सो इनके थ्रू अगर कैसे भी हमें बार बार कोई भी ईमेल आ रही है या मैसेजेस आ रहे हैं, उसको हम स्पैम ही बोलेंगे. फोरम मे बी न्यू वर्ड हो आपके लिए. फोरम होता है, फोरम आर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसमें सेम माइंडसेट, सेम कॉमन इंटरेस्ट के लोग आते हैं एंड दे डिस्कस देयर आइडियाज़ एंड थॉट्स, दे एक्सचेंज देयर आइडियाज़ एंड थॉट्स. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है, जिस पे टॉपिक कुछ भी हम डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से, जहाँ सेम माइंडसेट के लोग आएंगे, राइट. सो वहाँ पे भी आपके स्पैमिंग होती है. सो दीज आर द दिस कैन बी डन थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ फर्स्ट इज अंडर दिस स्पैमिंग, ईमेल स्पूफिंग. दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ओनली कैसे स्पैमिंग कर सकते हैं. ईमेल स्पूफिंग, तो फर्स्ट है ईमेल स्पूफिंग. इसमें क्या करता है सेंडर? द सेंडर इंटेंशनली ऑल्टर्स पार्ट ऑफ द ईमेल टू क्रिएट एन इल्यूजन दैट द ईमेल इज सेंट बाय सम जेन्युइन सोर्स. ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? इसमें सेंडर क्या करेगा, आपका जो ईमेल आईडी है, जैसे सपोज कोई बैंक का ईमेल आईडी है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, कुछ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ईमेल आईडी थोड़ा सा ऑल्टर कर, सेम तो नहीं बना सकता, थोड़ा सा ऑल्टर कर देगा, कोई भी एक कैरेक्टर ऐड कर देगा जो इतना नोटिस नहीं कर सकते हम लोग. तो वो क्या करेगा, ऑल्टर कर देगा ईमेल आईडी और आपको एक फ्रॉडुलेंट मेल भेजेगा, ठीक है. और आपको लगेगा वो जेन्युइन है, आपको लगेगा कि बैंक से आई है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आई है. एंड उसका मोटिव क्या होगा सेंडर का भेजने का? टू सेंड द मेलवेयर, टू स्प्रेड द मेलवेयर. मेलवेयर, आई होप पहले सुना होगा आपने ये वर्ड मेलवेयर. मेलवेयर होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर विच इज़ रिटन विथ सम बैड इंटेंशन और टू हार्म अदर्स. दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो मेलवेयर है. और जितने भी आपके वायरसेस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सब आपके मेलवेयर के अंडर आते हैं, ठीक है.
तो आप जैसे वायरस हम कॉमन यूज़ है, तो वायरस का ब्रॉडर टर्म है मेलवेयर। मेलवेयर एक अम्ब्रेला है जिसमें वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर सब इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेलवेयर भेजने का दूसरों के सिस्टम पे ये ईमेल स्पूफिंग के थ्रू एक मतलब जरिया बनाते हैं, वो ईमेल स्पूफिंग के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी को ऑल्टर कर देते हैं, हमें लगता है जेन्युइन है, हम उसको खोल लेते हैं और वो लिंक भेजेगा तो उसको भी खोल लेंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो उसको फिल करके दे देते हैं, तो वो आपका एक तरह से फ्रॉड होगा, ठीक है। सेकंड है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है, जब आपकी बल्कि ईमेल्स, हैवी ईमेल्स बार बार आपके इनबॉक्स में आ रही है, आपका इनबॉक्स जल्दी जल्दी से बल्कि ईमेल्स आई जा रही हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका इनबॉक्स फुल हो जाएगा। तो उसका पर्पस यही होता है आपका, सेंडिंग बल्कि ईमेल्स रेपिटेडली टू अ पर्टिकुलर एड्रेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद द एम टू ओवरफ्लो यूजर्स इनबॉक्स। जिसका एम क्या है, आपकी इनबॉक्स को ओवरफ्लो कर देना, भर देना। तो ये इसको बोलते हैं हम ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। अब ये फ्लडिंग क्या होता है, फ्लडिंग मतलब जैसे कोई सोशल मीडिया में आपने नोटिस किया होगा, जैसे एक ही वर्ड बार बार भेजते रहेंगे कुछ, या पीस ऑफ टेक्स्ट बार बार भेजते रहेंगे। तो आई होप इससे कुछ याद आएगा आपको। पहले 3-4 साल पहले विनोद करके था, सब विनोद लिखना शुरू कर देते, तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फ्लडिंग ओनली। तो प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग द सेम पीस ऑफ टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फ्लडिंग। और ये आपके ईमेल स्पैम के थ्रू आ जाते हैं, ईमेल स्पूफिंग एंड ईमेल बॉम्बिंग। आई होप दिस क्लियर। तो नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट साइबर क्राइम हमने पढ़ा है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, दैट इज स्पैमिंग। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। Okay, before coming to the second cyber crime, that is cyber stalking, we will see first how can spamming be prevented. Spamming को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। So first is do not share your email. Spamming कैसे होगा, आपको ईमेल कैसे आएंगे, जब ईमेल आईडी उन्हें मिलेगा, और वो ईमेल आईडी कहाँ से मिलता है, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे मोस्टली ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो हम जनरली देते रहते हैं, ठीक है। वी शुड अवॉइड गिविंग। तो डू नॉट शेयर योर ईमेल आईडी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वन थिंग। सेकेंड इज डिलीट स्पैम विदाउट रीडिंग देम। अगर स्पैम आ रहे हैं आपको, उसको इमीडिएटली डिलीट कर देना चाहिए, राइट। जैसे जीमेल और याहू में ऑलरेडी स्पैम फिल्टर होता है, तो जब भी आपको स्पैम आते हैं तो वो कहाँ, एक सेपरेट फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो उसमें फ़िल्टर है, स्पैम फ़िल्टर, तो उसमें आप देखेंगे कि एक स्पैम का अलग से फ़ोल्डर भी है, तो उसको कभी खोल के नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो डिलीट स्पैम विदाउट रीडिंग देम। अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक। तो लिंक अगर आपको चाहे एसएमएस के थ्रू आए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आए, चाहे ईमेल के थ्रू आए अटैचमेंट के साथ, तो कभी भी उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए अगर आपको सस्पिशियस लगता है। अगर वो अननोन सोर्स से है तो उसको नेवर क्लिक ऑन दैट। So these are the 3 ways to prevent the spamming, right? Now the next we will see cyber stalking. Cyber stalking को हम बोलते हैं e-stalking. स्टॉक करना मतलब होता है पीछा करना, किसी को मतलब परेशान करने के लिए पीछा किया जाता है, डराने के लिए, ठीक है। तो जब साइबर की बात करते हैं तो साइबर मतलब थ्रू इंटरनेट। अगर थ्रू इंटरनेट आप किसी को ट्रैक करते हो, दैट इज़ कॉल्ड द साइबर स्टॉकिंग। चलिए देखते हैं। सो साइबर स्टॉकिंग रेफर्स टू क्राइम दैट यूजेस इंटरनेट टू स्टॉक और हैरास समवन। तो इंटरनेट यूज़ करके जब आप किसी को स्टॉक करते हैं या हैरास करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द साइबर स्टॉकिंग, राइट। तो इसमें क्या क्या करते हैं वो साइबर स्टॉकर, जो करता है ये उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकर, राइट। तो साइबर स्टॉकर क्या करते हैं, सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स एंड मैसेजेस। आपको ईमेल्स भेजेंगे या मैसेजेस भेजेंगे थ्रेटनिंग वाले, ठीक है, धमकी वाले। मॉनिटरिंग समवंस ऑनलाइन एक्टिविटी, आप क्या करते हैं इंटरनेट पे वो सब मॉनिटर करेंगे, ट्रैक करेंगे उसको। सेंडिंग ऑब्सीन एंड स्पाइटफुल मैसेजेस। ऑब्सीन मतलब वल्गर या इनडिसेंट मैसेजेस भी भेज सकते हैं। स्पाइटफुल होते हैं जो इरिटेटिंग हो और हर्टफुल भी हो, ठीक है। तो दे कैन सेंड ऑब्सीन एंड स्पाइटफुल मैसेजेस। सो इसके थ्रू क्या करते हैं, साइबर स्टॉकिंग,
राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। पहला हमने किया स्पैमिंग, सेकंड है साइबर स्टॉकिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड और व्हाट शुड बी डन व्हेन वी गेट सच टाइप्स ऑफ मैसेजेस और ईमेल। डरते नहीं है सबसे पहली बात। अगर जब हमने गलती नहीं की है तो वाई शुड वी गेट फियर, ओके। तो वी व्हाट शुड द स्टेप्स बी टेकन देन। तो व्हाट शुड बी डन, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे हैं या मेल आ रही है, उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सेव स्क्रीनशॉट्स ऑफ ईमेल का तो हमारे पास है ही, अगर मैसेजेस की बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या किस में भी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कम्युनिकेशन एज एविडेंस के तौर पे। सेकंड, अवॉइड रेस्पॉन्डिंग, कभी भी उसको रेस्पॉन्ड नहीं करना, जो पूछ रहा है कभी नहीं बताना। एंड ब्लॉक द पर्सन को ब्लॉक कर देंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टेल योर पेरेंट्स। इन सब चीज़ों में इनको इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई परेशान कर रहा है तो बिना डरे बिना कुछ कहे सबसे पहले अपने हम पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस, वी शुड टेल आवर पेरेंट्स। आई होप it is clear. So next we will see the third cyber crime. Let's continue with cyber crime against an individual. So first we talked about spamming, second we talk about cyber stalking, and the third we are talking about cyber bullying. तो जब आप किसी को बुली करते हैं इंटरनेट पे, डेट इज़ कॉल्ड द साइबर बुलिंग। बुली मतलब किसी का मजाक उड़ाना, एम्बेरस करना या हैरासमेंट करना, तो ये आपका साइबर बुली है। थोड़ा मिलता जुलता ही है। साइबर एक्चुअली साइबर स्टॉकिंग थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द साइबर बुली। साइबर बुली का मेन पर्पस होता है उसको एम्बेरस फील करना, उसका मजाक उड़ाना, ठीक है। और साइबर स्टॉकिंग कैन बी थ्रेटनिंग टाइप, इसमें भी है कंसीडर किया हुआ हमने थ्रेटनिंग, बट एज़ कम्पेयर टू द साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग इज़ मोर डेंजरस, राइट। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ हैरासिंग, एम्बेरसिंग, थ्रेटनिंग और टारगेटिंग अ पर्सन यूजिंग इंटरनेट। मतलब साइबर स्टॉकिंग में क्या हो गया, पीछे पड़ जाना, सारी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना, तो ये सब भी आता है। उसमें वो ट्रैकिंग नहीं है, इसमें जस्ट आपका एम्बेरस करना, थ्रेटनिंग करना और हैरासमेंट, ठीक है। सो ये हो गया आपका साइबर बुली। और इसमें क्या क्या आता है, किसी के बारे में आपने र्यूमर पोस्ट कर दिया, किसी की मतलब इमेज को डिस्ट्रॉय करना और हार्म पहुंचाना, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ साइबर बुलिंग। तो पोस्टिंग र्यूमर्स, सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस, उसको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए, पोस्टिंग एम्बेरसिंग रिमार्क्स एंड हर्टिंग सेंटिमेंट्स थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। सो ऑल दिस कम्स अंडर साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग से कैसे बचाना है अपने आप को, तो सेम पॉइंट्स यू कैन राइट इन साइबर बुलिंग एज यू हैव रिटन इन द साइबर स्टॉकिंग। पेरेंट्स, टेल योर पेरेंट्स फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। सेकेंड थिंग, ब्लॉक द पर्सन एंड डू नॉट रेस्पॉन्ड देम, एंड you can take the screenshots also. The same points you can write here also if it is asked, right? Then we will discuss. तो ये था आपका साइबर क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल। अब हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें आएगा, डिजिटल एसेट्स भी आएंगे, जैसे आपका बैंक में कितना अमाउंट है जो आपके अकाउंट खुला हुआ है, वो भी आपका डिजिटल एसेट में आएगा, ठीक है। वैसे तो फाइनेंशियल एसेट होता है, बट इट कैन कम अंडर डिजिटल एसेट, इट कैन बी कंसिडर्ड एज डिजिटल एसेट। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम, एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी सारी प्रॉपर्टी में आती है, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है, इसके बेस पे ही हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल एसेट्स। तो जब हम क्राइम की बात करेंगे तो क्राइम किसके अगेंस्ट होगा, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराने के लिए, आपके डिजिटल एसेट्स को चुराने के लिए, जो भी आपका पैसा है, ठीक है, आपके अकाउंट में, एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए। तो ये आपके साइबर क्राइम में ये तीनों ही चीज़ें यूज़ होगी, राइट। तो एक एक चीज़ समझते हैं पहले। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज द नेम इंडिकेट्स, इंटेलेक्चुअल मतलब जब कुछ हम अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट करते हैं या अपना माइंड यूज़ करके करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी, व्हेन वी क्रिएट समथिंग बाय यूजिंग आवर ओन माइंड, उस वो क्रिएशन क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी होगी, डेट इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो इट रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द माइंड
सच एज, या क्या हो सकती हैं वो, कौन सा क्रिएशन हो सकता है, या तो कुछ हमने इन्वेंट किया हो, या हमने कोई बुक लिखा हो, पोएम लिखा हो, या फिर हमने कोई डिज़ाइन बनाया हो, या फिर हमने कोई ब्रांड, अपने कोई बिजनेस को नेम दिया हो, तो ऑल कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट. सो इट रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी वर्क, कोई बुक लिखा, पोएम लिखा, आर्टिकल लिखा, आर्टिस्टिक वर्क, कोई डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन, सिंबल एंड नेम्स यूज्ड इन कॉमर्स. मतलब ऐसे घर में बच्चों के नेम से मतलब नहीं है, उसके बिजनेस में जो हमने नेम्स दिए हैं, ठीक है, ब्रांड नेम्स हो गया, बिजनेस का नेम, उसकी बात कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है. अब अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हमारे पास कुछ राइट होने चाहिए, अदरवाइज दैट कैन बी मिसयूज्ड बाय समवन. अब मैंने कुछ क्रिएट किया, कोई और उसको चुरा के यूज़ कर ले, तो दैट इज़ रॉन्ग. तो उस राइट को बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट मिलते हैं, ठीक है. चलिए जानते हैं उसको भी. लेट्स सी. Okay, now we will see intellectual property rights. So here we have not started the cyber crimes against property. We are talking about what is property, intellectual property, and then we are talking about intellectual property rights, right. After this we will talk about the cyber crimes against the property, different forms, right. So and students, one more thing I would suggest, that whatever notes I am giving here, please write down in your separate notebook so that you can learn it. तो it will be very helpful in your examination, ठीक है. तो सब पॉइंट्स में है, शॉर्ट में है, तो अगर इसमें से पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा आपको, ठीक है. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, और उसको बाद में फिर अलग से कॉपी में नोट्स बना लेना, राइट. ओके, सो क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. See, these rights are granted to the creators or owners of the creation. किसको मिलते हैं राइट? जो क्रिएशन का क्रिएटर होता है, जिसने क्रिएट किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, ऑफ देयर माइंड्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो ये राइट किसको मिलते हैं? क्रिएटर्स को मिलते हैं. जैसे मैंने कुछ क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट किया, या डिज़ाइन बनाया, या बुक बनाई, बुक लिखा, या सॉफ्टवेयर बनाया, तो मुझे कुछ राइट मिलेंगे, ठीक है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. उसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जब हमें राइट मिलते हैं तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. कौन कौन से होते हैं ये? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है कॉपीराइट. सुना होगा कॉपीराइट, ठीक है. जब हम कुछ अपना ओरिजिनल वर्क क्रिएट करते हैं तो हमें कॉपीराइट मिल जाता है. क्या होता है कॉपीराइट? इट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क सच एज बुक्स, म्यूजिक, फिल्म, सॉफ्टवेयर एंड आर्ट वर्क. जब हम कोई बुक लिखे, या कोई म्यूज़िक कंपोज किया, फिल्म बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, या आर्ट वर्क कुछ बनाया, तब उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? कॉपीराइट, ठीक है. कॉपीराइट में क्या है? इट गिव्स द राइट टू रिप्रोड्यूस. आपका जो वर्क है, आपने जो क्रिएट किया है, उसको कितनी और, जैसे कोई बुक लिखा है आपने, तो कितनी उसकी कॉपीज़ और रिप्रोड्यूस करनी है, या सॉफ्टवेयर की कितनी और कॉपीज़ रिप्रोड्यूस करनी है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड जो आपका सपोज आर्ट वर्क है उसको कहाँ डिस्प्ले करना है, करना भी है या नहीं करना है. तो ये किसका राइट है? क्रिएटर का, ठीक है. तो ये सारे राइट किसके हैं? कोई और नहीं सोच सकता कि मेरी बुक की कोई और कॉपीज़ बना के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, राइट. तो वो हम बताएंगे, जो क्रिएटर है वो बताएगा कि रिप्रोड्यूस करना है या नहीं, कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है, और डिस्प्ले कहाँ करना है, या करना भी है या नहीं करना, ठीक है. तो उसको राइट मिल जाता है फॉर क्रिएटर्स. कब तक के लिए? क्रिएटर्स की लाइफ टाइम प्लस 70 ईयर, मतलब जितना उसका लाइफ टाइम है, और उससे आगे भी सेवरल डेकेड तक, मतलब कुछ 70 साल तक उसको ये राइट रहता है. और अपना कॉपीराइट हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. जैसे मुझे मेरी क्रिएशन पे कॉपीराइट मिला, तो हम अपना कॉपीराइट किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है. तो उसका हो जाएगा वो कॉपीराइट, वो दूसरा पर्सन डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं. तो ट्रेडमार्क्स, तो ये तो हो गया कॉपीराइट. अब ट्रेडमार्क की बारी है. ट्रेडमार्क होता है कोई भी सिंबल, साइन, वर्ड, फ्रेज, कुछ भी हो सकता है जो आइडेंटिफाई करता है आपके प्रोडक्ट को. जैसे आपका हॉलमार्क का ट्रेडमार्क है, या फिर KFC है, या कोई लोगो है किसी का, जैसे एडिडास का है, बाटा का है, सबका अपना ट्रेडमार्क है, साइन है, ठीक है. नाइकी है आपका टिक. तो ये क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू जो भी हमने लोगो बनाया है,
या ब्रांड नेम दिया है या कोई स्लोगन दिया है, फ्रेज दिया है जो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विसेज को एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे से। मतलब हमें देखते ही पता चल जाता है, अच्छा ये नाइकी का है, टिक लगा हुआ है, या एडिडास का है, उसके ट्रेडमार्क को देखते ही, है ना, हॉलमार्क भी देखते हैं, या KFC का सिंबल देखा, अच्छा समझ आ गया। ब्रांड मतलब उसके ट्रेडमार्क देखते ही हमें पता लगता है कि ये इस ब्रांड का है, आइडेंटिफाई कर पाते हैं और एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे मैन्युफैक्चरर में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो ये ट्रेडमार्क कोई ऐसे नहीं है कि आपने डिज़ाइन किया लोगो तो कोई और चुरा ले गया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आपको राइट है आपके ट्रेडमार्क पे, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क राइट। जब आप कोई लोगो बनाते हैं या ब्रांड का नेम देते हैं या कोई भी स्लोगन देते हैं तो वो कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता, वो आप ही का है, ठीक है। आपका कोई ट्रेडमार्क अगर हमने दे दिया अपने प्रोडक्ट को, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो आपको राइट मिला हुआ है, उस राइट को बोलते हैं ट्रेडमार्क राइट, ठीक है। और कब तक रहता है वो? जब तक आपका प्रोडक्ट है तब तक रहेगा। इट कैन इनडेफिनेटली एज लॉन्ग एज दे आर इन यूज़, जब तक प्रोडक्ट आपके यूज़ हो रहे हैं तब तक आपका ट्रेडमार्क रहेगा। ट्रेडमार्क, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इट कैन बी लोगो, इट कैन बी ब्रांड नेम और फ्रेजेस, राइट। सो नेक्स्ट IPR, ये 2 पढ़ लिए हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। So after copyright and trademark, there are some others intellectual property right. Now the third one is patent. अब patent क्या होता है? पेटेंट होता है जैसे कोई इन्वेंटर कुछ इन्वेंट करता है तो वो डिस्क्लोज कर देता है, ठीक है, वर्ड को डिस्क्लोज कर देगा कि ये मेरा इन्वेंशन है, कोई इसको कॉपी नहीं करेगा, तो उसको राइट मिल जाता है कि हाँ ये आपका इन्वेंशन है, बट उसके बारे में डिटेल उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिकली, ठीक है, सो दैट उसको बाद में कोई कॉपी ना करे और कोई क्लेम ना कर पाए कि ये हमारा है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी आपका क्लेम हो जाता है। चलिए देखते हैं पेटेंट क्या है। इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन। अगर आपने कुछ इन्वेंट किया है और उसको डिस्क्लोज कर दिया है आपने कि ये मेरा इन्वेंशन है, तो उसमें क्या है, कोई दूसरा उसको बना नहीं सकता, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई सेल नहीं कर सकता और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें पेटेंट ले लिया है, तो वो आपका इन्वेंशन हो गया विदाउट परमिशन, परमिशन आपकी परमिशन के बिना, राइट। द इन्वेंटर मस्ट पब्लिकली, और उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, ये राइट तो मिल जाएगा उसको, बट उसके बदले उसको इन्वेंटर को पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उसकी डिटेल्स, जो भी उसकी इन्वेंशन है, सारी टेक्निकली डिटेल्स भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बट उसको फिर कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। दिस राइट गिवन टू इन्वेंटर फॉर 20 ईयर, 20 साल के लिए मिलता है, बट 20 साल के बाद आप उसको रिन्यू भी करा सकते हो। लाइक एप्पल है, एप्पल ने आईफोन में कितने सारे पेटेंट्स लिए हैं, एक उसका टच स्क्रीन के लिए अलग पेटेंट लिया हुआ है, उसका डिज़ाइन के लिए अलग लिया है, उसके सेफ्टी फीचर्स के लिए अलग पेटेंट है, तभी उसको कोई और क्यों लिया है, अब उसको राइट मिल गया, उसने पेटेंट मिल गया, तो कोई और उसको कॉपी नहीं करेगा, कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटर, राइट। सो ये था आपका पेटेंट। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट। तो जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका डिज़ाइन को लेके आपको पेटेंट मिल गया, उसका डिज़ाइन कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। हम यहाँ फंक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, उसके लुक्स की बात कर रहे हैं, उसके अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका कलर, उसका शेप, उसके कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे उसके अपीयरेंस में आते हैं, तो वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट, दिस राइट एंश्योर्स दैट द अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट कांट बी कॉपीड और इमिटेटेड बाय अदर्स विदाउट परमिशन। ओनली हम प्रोडक्ट के अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें कलर, शेप, पैटर्न्स, कॉन्फ़िगरेशन सब आ जाता है, ठीक है। लास्ट है आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या है, अब हर सक्सेसफुल बिजनेस का एक सीक्रेट होता है, ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं उसे। अगर वो ट्रेड सीक्रेट लीक हो जाए तो काफ़ी इमेज पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अभी ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जिससे वो बेनिफिट कमा रहा है, जिसका इकोनॉमिकली वो अच्छा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर, ठीक है, तो वो उसका एक सीक्रेट है। अगर वो डिस्क्लोज हो गया या लीक हो गया तो वो उसको नुकसान होगा, राइट। सो व्हाट इज़ ट्रेड सीक्रेट? ट्रेड सीक्रेट होता है क्या, इट इज़ अ पीस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमर्शियल मेथड्स दैट प्रोवाइड एन एंटरप्राइज एंड इकोनॉमिक एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर। मतलब एक ऐसा सीक्रेट
या एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जिससे वो बेटर कर रहा है दूसरे कॉम्पिटिटर से, जिसको बेनिफिट हो रहा है, राइट। इट कैन बी सेल्स मेथड, ये क्या हो सकती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसका सेल्स मेथड हो सकता है जो बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, उसकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका है बेटर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कुछ भी हो सकता है। कोई उसके पास ऐसा फॉर्मूला है जो दूसरों के पास नहीं है, या उसका डिज़ाइन ऐसा है कि जो दूसरों के पास नहीं है, तो ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसकी है, उसी की है, उसको राइट मिला हुआ है, तो उस राइट को हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट राइट, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ वी विल सी द साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब देखेंगे, अभी तक हमने शुरू नहीं किया था, राइट। सो लेट्स सी. So now we will see cyber crime against property. So as I have just told you that property means intellectual property, or it can be digital assets like your bank balance, or it can be your personal information. तो साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैसे होगा? व्हेन द क्रिमिनल या साइबर क्रिमिनल ट्राइज टू स्टील द योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अटैक्स ऑन योर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट वेज कैसे कर सकते हैं ये, तो ये साइबर क्राइम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट साइबर क्राइम क्या होता है? इन दिस द क्रिमिनल स्टील समवन एल्स आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी चुरा ले। आइडेंटिटी मतलब क्या? उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी बैंक डिटेल्स, उसका डिजिटल सिग्नेचर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर और पासवर्ड्स। किस लिए चुराएगा? टू गेन फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट्स, ठीक है। तो आपके फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए चुराएगा, या फिर आपका फेक आइडेंटिटी यूज़ करके किसी और तरीके से भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। सेकेंड वन इज़ फिशिंग। अब फिशिंग क्या होता है? सी, फिशिंग में क्या करता है अटैकर? फिशिंग में आपको ईमेल या टेक्स्ट मैसेज सेंड करता है, और उसमें क्या भेजेगा? ईमेल में एज एन अटैचमेंट भेजेगा और टेक्स्ट मैसेज में एज अ लिंक भेजेगा। क्या एक्चुअली इसमें क्या होता है? अटैकर ट्राई टू डिस्गाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ जेन्युइन एंटिटी। मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को दिखाएगा कि हम जैसे सपोज आपको बैंक से ईमेल आया है, राइट, तो वो ईमेल आईडी आपको जेन्युइन लगेगा कि आपको ICICI या कोई और जेन्युइन बैंक से ईमेल आया है, ठीक है। और उसके साथ अटैचमेंट होगी, इस तरह का कंटेंट हो सकता है लाइक डियर कस्टमर, वी आर अपडेटिंग योर बैंक अकाउंट्स एंड फॉर दैट वी नीड सम इंफॉर्मेशन, तो काइंडली फिल द इंफॉर्मेशन इन द अटैच्ड फाइल, सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, अटैचमेंट को खोलेंगे और उसमें एक फॉर्म होगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके दे जाते हैं। तो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड बाय द अटैकर, ठीक है। और आपको SMS या टेक्स्ट मैसेज कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू में भी लिंक आएगा, तो बोलेगा इसको लिंक को क्लिक करो और उसमें इन्फॉर्मेशन ये मांगी गई है, तो आपको लगेगा जेन्युइन है, और जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे दैट विल बी अगेन मिसयूज्ड, राइट। तो फिशिंग क्या है? इन दिस अटैकर डिस्गाइजेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को दिखाता है एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी, कि जो सेंडर है ट्रस्टवर्दी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बैंक हुआ या कोई और इंस्टीट्यूशन हुआ, एंड सेंड्स ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस। आपको ईमेल और या फिर टेक्स्ट मैसेज भी आ सकते हैं, किस लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट मेलिशियस अटैचमेंट और लिंक्स, ठीक है। मेलिशियस मतलब जो हार्मफुल है, बैड इंटेंशन के साथ है, वैसी अटैचमेंट और लिंक्स आएंगी। तो कभी भी ऐसी अगर सस्पिशियस लगे कुछ भी, एक तो ध्यान से देखना चाहिए कि ईमेल आईडी जैसे बैंक का है तो कुछ भी या तो एडिशनल कुछ होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, तो कुछ भी जो एक्चुअल ओरिजिनल तो सेम हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ एक आधा कैरेक्टर या कुछ डिफरेंस होगा, तो उसको ध्यान से देखना चाहिए। और जो भी कोई लिंक आता है, लिंक पे कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बैंक का वो बोले यहाँ पे क्लिक करो, ये इस बैंक का लिंक है तो इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर दो, तो कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर क्लिक ऑन द लिंक। क्या करना चाहिए? URL एड्रेस बार में जो एक्चुअल डोमेन है वहाँ से जाना चाहिए हमें, ठीक है। वेबसाइट खोल के उसका डोमेन लिख के वहाँ से जाना चाहिए, लिंक पर क्लिक करके नहीं जाना चाहिए, फाइन।
और जो अटैचमेंट है, कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वो नहीं मांगते हैं बैंक, लाइक आपका अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड, तो ऐसा अटैचमेंट देख के सस्पिशियस लगे, वी शुड नेवर फिल दैट। तो उसको कैसे बचा जाए, हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड, तो कैसे बचा जा सकता है फिशिंग से? तो फर्स्ट वन इज चेक द लिंक्स एंड सेंडर ईमेल केयरफुली। पहले उसको ध्यान से देखें ईमेल आईडी और लिंक को। अवॉइड क्लिकिंग ऑन द सेंट लिंक, इंस्टेड विजिट देयर वेबसाइट डायरेक्टली। तो लिंक के थ्रू वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए जो उन्होंने लिंक भेजा है, ठीक है, बजाय उसके आप वेबसाइट डायरेक्टली खोलो। इसमें भी आगे ये भी इतना सेफ नहीं है, वेबसाइट अगर डायरेक्टली भी खोलते हैं समटाइम्स वी आर रीडायरेक्टेड टू अनदर फेक वेबसाइट, वो बताएंगे इसके बाद। बट इसमें है कि मोस्टली मतलब लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। बी वेरी ऑफ अर्जेंट लैंग्वेज, तो मोस्टली जो SMS या फिर आपके ईमेल्स आते हैं इस तरह के जो सस्पिशियस लगेंगे, कैसे लगेंगे, उसमें आपको प्रोवोक किया जाता है कि जल्दी से एक्शन करो, जल्दी से फिल करो, अदरवाइज़ आपको थ्रेटनिंग दी जाती है, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आप डेटा लॉस कर जाएंगे। तो इस तरह के कुछ अर्जेंट अगर लैंग्वेज दिखे तो वो आपको प्रोवोक करने के लिए होते हैं, ताकि आप इमीडिएट कुछ उस पर एक्शन करें या रिएक्शन दें, ठीक है। तो इस तरह की अगर लैंग्वेज यूज़ की है तो बी कूल एंड काम, उसको एकदम अर्जेंटली में भर के नहीं दे देना है, ठीक है। तो उसको वो एक्चुअली सस्पिशियस लगना चाहिए आपको अगर अर्जेंट लैंग्वेज है। तो यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट। अब फिशिंग से क्या है, कई लोग अपना पासवर्ड भी दे जाते हैं और एक ही पासवर्ड काफ़ी सारे अकाउंट्स के सेम हो जाते हैं। तो कभी भी एक ही पासवर्ड डिफरेंट अकाउंट्स के सेम नहीं होने चाहिए, सबका अलग अलग होना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कब होगा? जब उसमें कैरेक्टर्स भी होंगे, जब उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और डिजिट्स भी होगा और कुछ स्पेशल सिंबल भी होंगे, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू वेज through which you can avoid the phishing. I hope these two are clear. Now we will see more cyber crimes against property. So let's see. Okay, now we will see the third cyber crime, and that is farming. Okay, so farming क्या होता है? In which attackers redirect the victims to a fraudulent website of their choice even if they have entered correct website URL. देखो फिशिंग में हमने क्या बोला था? फिशिंग में बोला था कि अगर कोई लिंक भेजे तो लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, बजाय उसके हमें जो भी, जैसे बैंक का ही लिंक भेजा है किसी ने, तो बजाय लिंक पे क्लिक करने के हमें क्या करना चाहिए? अपना एड्रेस बार में उसका URL लिखना चाहिए या उसका डोमेन लिखना चाहिए, जो भी बैंक का डोमेन है, राइट, वहाँ से जाना चाहिए। बट अब क्या है, फिशिंग में क्या होता है, चाहे आप उसका डोमेन लिखें एड्रेस बार में, तब भी आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है टूवर्ड्स द फेक वेबसाइट और फ्रॉडुलेंट वेबसाइट। मतलब आपको जैसे लिंक आया, आपने ICICI का लिंक पे क्लिक नहीं किया, आप क्या गए, आपने अपना ब्राउज़र खोला और उसमें टाइप किया ICICI का डोमेन, जो भी उसका वेबसाइट एड्रेस है, URL उसका, ठीक है। आपने तो, और साइट खुलेगा, आपको लगेगा कि ओरिजिनल साइट है, देखने में वैसा ही एकदम, ठीक है। और आप सारा वर्क उस पर कर रहे हैं, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है सारा, आपने क्रेडेंशियल भी उसमें डाल दिए, लॉगिन ID एंड पासवर्ड, तो क्या होगा, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किससे? फेक वेबसाइट्स, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये फिशिंग इज़ वेरी डेंजरस एज़ कम्पेयर टू द, फार्मिंग इज़ वेरी डेंजरस एज़ कम्पेयर टू द फिशिंग। फार्मिंग में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द फेक वेबसाइट, इवन इफ यू हैव एंटर्ड द करेक्ट वेबसाइट URL, आपने करेक्ट डाला, तो वो कैसे हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये काम कैसा करता है, जैसे हमने डोमेन लिखा, तो जितने भी सिस्टम होते हैं नेटवर्क पे, सबका IP एड्रेस होता है, हर एक का यूनिक IP एड्रेस होता है। तो ये कहाँ कैसे, जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने सिस्टम से, आपने बोला ICICIbank.com, सपोज़ ये वाला फाइल है, डोमेन है, तो आपने एंटर किया, तो एंटर करके क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है उसके सर्वर पे। तो कैसे जाती है? डोमेन से। एक्चुअली डोमेन आपका कन्वर्ट किया जाता है उस सर्वर के IP एड्रेस से, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, टेबल होती है, तो हर डोमेन का IP एड्रेस उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसका डोमेन लिखते हैं, अब IP एड्रेस तो सबका याद करना इजी नहीं है, आप तो डोमेन ही याद कर सकते हो, www.yahoo.com, ICICI या कोई भी बैंक का साइट है, उसका साइट ही याद होता है हम लोगों को, IP एड्रेस तो नहीं पता होता, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन करता है? डोमेन नेम सिस्टम टेबल।
तो ये अटैकर क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जहाँ बैंक का वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस को चेंज कर देंगे, तो बजाय उसके सर्वर पे जाएगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ वो लेके जाना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो दिस इज़ मोर डेंजरस। चलिए पढ़ लेते हैं। द हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। तो अटैकर करप्ट द डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम टेबल, एज आई जस्ट टोल्ड यू। इस टेबल में एक साइड होता है आपका डोमेन नेम और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, राइट। अब ये अवॉइड कैसे किया जा सकता है, अब इतना ज़्यादा वो तो नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। यू शुड यूज़ अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपका जो सॉफ्टवेयर है अप टू डेट हो, अपडेटेड हो, ठीक है। चेक फॉर HTTPS। जब भी कोई ऐसी बैंक का साइट है या कोई ट्रांजैक्शन करना होता है, हम हमेशा प्रेफर करते हैं HTTPS। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, तो ये सिक्योर फाइल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो S मीन सिक्योर एट द बिगनिंग ऑफ वेबसाइट। अगर HTTPS है तो वो सिक्योर मानी जाती है, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसी को ही चेक कर सकते हैं कि वो HTTPS है या नहीं, राइट। सो दीज आर द टू वेज। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर फार्मिंग। नो द नेक्स्ट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, समटाइम्स वी ऑल डू दिस प्लेजरिज्म, यस, साइबर क्राइम। कैसे करते हैं हम लोग, सपोज वी गेट एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्कूल, तो हम सबसे पहले क्या खोल लेते हैं, गूगल खोलते हैं, उस पर टॉपिक टाइप करते हैं, देन वी गेट द वेरियस वेबसाइट्स। तो कुछ कंटेंट हमने डिफरेंट वेबसाइट से उठाया या फिर किसी बुक से हमने लिया और बना के प्रोजेक्ट वी राइट आवर नेम एंड सबमिट दैट। वी डोंट मेंशन द सोर्सेज, कहाँ कहाँ से लिया, दैट इज़ द साइबर क्राइम, ठीक है। अगर आप कंटेंट ले रहे हो किसी से, किसी के क्रिएशन को यूज़ कर रहे हो, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, देन एटलीस्ट वी शुड साइट द सोर्सेज, वी शुड मेंशन, वी शुड एक्नॉलेज द सोर्सेज, राइट। सो what is plagiarism? The act of stealing someone else intellectual property। किसी का क्रिएशन ही है, आपने किसी ने आर्टिकल लिखा या कोई भी कंटेंट लिखा, वो उसका क्रिएशन है, उसको कॉपीराइट मिला हुआ है ना, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका साइबर क्राइम हो गया। एंड प्रेजेंटिंग इट एज वंस ओन, अपना नाम लिख के हमने सबमिट कर दिया, तो वो हमारा साइबर क्राइम है। इट कैन इंक्लूड, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है जो प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट से, उसको कॉपीराइट मिला हुआ है, जिसका ऑनर, जो भी ऑनर है उसको कॉपीराइट मिला है। कॉपीराइट का मतलब कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता, कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको, उसके अगेंस्ट जाके हम उसको अगर यूज़ करेंगे तो वो क्राइम है, राइट। तो हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, इट इज़ मिसिंग हेयर, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। कैसे अवॉइड कर सकते हो, सबसे पहले तो जिससे हम ले रहे हैं उसके ऑनर से वी शुड टेक द रिटर्न परमिशन, और अगर रिटर्न परमिशन नहीं लेनी, एटलीस्ट वी शुड साइट द सोर्सेज। हमें सिंपली इस वेबसाइट से हमने उठाया, इस बुक से हमने उठाया जिसका ऑथर ये है, वी शुड साइट द सोर्सेज। अगर हम उसको सोर्सेज को साइट कर देंगे तो वो एथिकल हो जाएगा और वो साइबर क्राइम नहीं होगा। रीफ्रेसिंग, हमने आइडिया लिया बट डायरेक्टली एज इट इज़ नहीं लिखा, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखा, ठीक है, रीफ्रेस हम कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द टू more farming and plagiarism, and one more cyber crime we will discuss. Let's see, we will see the fifth cyber crime against property, and that is the software piracy. क्या होता है software piracy? Unauthorized use, duplication and distribution of software that is protected by copyright laws। यानी कि किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको कॉपीराइट मिला, और किसी और ने क्या किया, उसको अनऑथराइज यूज़, मतलब उसकी परमिशन के बिना उसको यूज़ किया, या फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाई और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम शॉप से कोई सॉफ्टवेयर है तो शॉप पर जाएंगे, परचेज करेंगे, तो हमें वो सिंगल यूज़र लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो एक ही मशीन पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट हमने क्या किया, उसकी 10 कॉपी बनाई, ठीक है, CD की, और अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। दे आर यूजिंग द पायरेटिक सॉफ्टवेयर। या फिर हमने कोई इंटरनेट से डाउनलोड किया, ठीक है, इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करते हैं हम, तो वो भी आपका पायरेटिक सॉफ्टवेयर है।
या फिर हमने अगर शॉप से कुछ भी जैसे मूवी का सीडी ले लेते हैं हम 50 रुपीज़ का, या फिर ऑडियो सॉन्ग्स का, तो दे ऑल आर पायरेटेड, ठीक है। सो ये आपका इलीगल है। अगर आप सिंगल यूज़र लाइसेंस लिया है तो आपको सिंगल यूज़र मशीन पे ही यूज़ करना है उसको, बाकी मल्टीपल मशीन्स पे यू कैन नॉट यूज़ बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स लिंक्स और सॉफ्टवेयर। एंड क्या प्रोसीजर है उसको अवॉइड करने के लिए? ऑलवेज बाय अ लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। जाके शॉप पे हमें लाइसेंस कॉपी लेना चाहिए। एंड डू नॉट मेक कॉपीज़ ऑफ अ सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रीब्यूट दैम। और उस एक के लिए तो एक ही पे यूज़ करेंगे, उसकी कॉपी करके उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड दीज वर 2 स्टेप्स टू अवॉइड द सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो हमने ये बात की साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और उससे पहले हमने कहा था साइबर क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल, राइट। अब हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम्स, थर्ड कैटेगरी है जो लास्ट कैटेगरी, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है या कोई भी सोसाइटी का नेटवर्क है तो उसके खिलाफ कैसे साइबर क्राइम कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? तो देर आर वेरियस वेज, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन है बाय सेंडिंग मेलवेयर। हमने उस नेटवर्क पे वायरस भेज दिया। मेलवेयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि उसमें वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर सब आ जाएगा। तो हमने एक जनरल टर्म यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वायरस, वायरस भी कर सकते हो, बाय सेंडिंग मेलवेयर, ठीक है। मेलवेयर कैन इनफैक्ट, मेलवेयर क्या करेगा, वहाँ जाके नेटवर्क में घुसा, किसी फाइल के साथ अटैच हुआ तो उसको इन्फेक्ट करेगा, आपके पूरे नेटवर्क पे स्प्रेड हो जाएगा। और क्या क्या कर सकता है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के मेलवेयर्स हैं, वो डिफरेंट टाइप से वर्क करेंगे। कुछ का काम होता है मॉनिटर करना एक्टिविटीज़ को, जो जो हम काम कर रहे हैं, स्पाई की तरह काम करता है, उसे स्पाईवेयर बोलते हैं। कुछ मेलवेयर्स का काम होता है जो की स्ट्रोक हम प्रेस कर रहे हैं, कौन कौन सा कीज प्रेस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करता है। वो किस लिए करता है कि हम जो क्रीडेंशियल डालते हैं ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, वो चाहिए मेनली अटैकर को, तो वही चाहिए ताकि वो एक्सेस कर पाए सारा। तो वो क्या करेगा, की स्ट्रोक को ऑब्जर्व करेगा या उसको हैक करके उसको मिसयूज़ करेगा। तो लॉगिन क्रेडेंशियल अगर मिल गया तो उसको किसी भी जो नेटवर्क का कोई भी सेंसिटिव एरिया में है वो लॉगिन कर पाएगा और उसको फिर मिसयूज़ करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। तो these are the various ways. Malware can infect files or programs, can steal data, spy on activities, collect keystrokes. ब्रैकेट में लिखा है which allows attackers to obtain login credentials and access sensitive areas of network. इससे कीस्ट्रोक से लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा तो वो कहीं भी आप लॉगिन करके कोई भी सेंसिटिव एरिया से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो दैट इज़ डेंजरस वन। तो ये हो गए बाय सेंडिंग मेलवेयर है, पहला क्राइम कर सकता है। सेकंड है साइबर वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देना। और ये क्या करेगा, ये करेगा जो भी कंटेंट है, कि जैसे कोई भी आपका बिजनेस हाउस है या फिर कोई और ब्रांड है, कोई मेन वेबसाइट है, उसके कंटेंट को चेंज कर देगा। तो ऑनलाइन कंटेंट ही चेंज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इमेज ख़राब होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही है साइबर वेंडलिज्म में, इट रेफर्स टू एन इलीगल एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग डिजिटल डेटा। ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है डेटा को, ये स्टील नहीं करता है, ठीक है। जैसे स्टीलिंग डेटा इसका पर्पस नहीं है, सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका मेन मोटिव क्या रहता है, मेन मोटिव इज मेलाइनिंग द इमेज और रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस हाउस। अगर कोई बड़ा बिजनेस हाउस है, उसकी वेबसाइट है, उसके कंटेंट ही बदल दिया तो उसका इमेज खराब होगा। तो यही मतलब हुआ है मेलाइनिंग द इमेज और रेपुटेशन। सो दिस वाज द साइबर वेंडलिज्म। आई होप इट इज़ क्लियर। तो नाउ वी विल सी सम मोर साइबर क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Okay, now we will see the next cyber crime against organization and that is hacking. Hacking, you might be aware about this word. क्या होता है hacking? Hacking means unauthorized access of somebody else computer. मतलब किसी के सिस्टम पे उसकी परमिशन के बिना उसको एक्सेस ले लेना। मतलब उसमें आप कुछ भी फाइल देख सकते हो, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो विदाउट उसकी परमिशन। दैट इज़ कॉल्ड द हैकिंग। हमने उसके सिस्टम को हैक कर लिया, ठीक है। तो वी कैन मेक चेंजेस ऑन दैट सिस्टम विदाउट हिज और हर परमिशन। तो दैट इज़ कॉल्ड द हैकिंग। डू यू थिंक हैकिंग इज़ ऑलवेज डन विद अ बैड इंटेंशन? नो। हैकिंग अगर आप सोच रहे हैं कि हमेशा बैड इंटेंशन के लिए किया जाता है, दैट इज़ रॉन्ग।
हैकिंग में क्या होते हैं, दो टाइप्स के लोग होते हैं। फर्स्ट है एथिकल हैकर्स। तो हैकर्स कौन हुए, जो हैकिंग करते हैं, राइट। तो एथिकल हैकर्स को हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स, और दूसरा होता है क्रैकर्स, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एथिकल हैकर्स का काम क्या होता है, जैसे सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना नेटवर्क है, तो हमने इंश्योर कर लिया कि जो हमारा नेटवर्क है वो सेफ़ है, ठीक है। अपनी पॉलिसी बनाई जो सेफ़ बनाई, ठीक है। हमारा साइबर ऑफिशियल ने उसको ओके कर दिया, बट स्टिल टू क्रॉस चेक, अभी उसमें तो साइबर ऑफिशियल का दिमाग लगा, बाकी किसी और से भी पूछना चाहिए कि वेदर इट इज़ सेफ़ और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज ए चैलेंज देते हैं दूसरे पर्सन को, और वो कौन होते हैं, एथिकल हैकर्स को। एथिकल हैकर्स को चैलेंज देंगे कि हमारा ये नेटवर्क है, हमारी तरफ से हमने इंश्योर कर लिया है कि ये सेफ़ है, तुम हमारी नेटवर्क को ब्रीच करके दिखाओ। यू ट्राई टू फाइंड आउट द लूप होल्स इन दैट। उनको हम चैलेंज देते हैं, हमारे नेटवर्क में घुस के दिखाओ और उसके लूप होल्स निकालो, अगर कर सकते हो तो दे एक्सेप्ट द चैलेंज, उनको पे किया जाता है। तो एथिकल हैकर्स आर हाईली पेड पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। उनको पेमेंट किया जाता है कि आप उसको ब्रीच करके दिखाओ सिक्योरिटी को, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है। तो वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट द लूप होल्स। तो नेटवर्क में लूप होल्स ढूंढेंगे, अगर मिल जाता है तो उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे वहाँ के साइबर ऑफिशियल को, सो दैट दे कैन फिक्स द लूप होल्स, तो उसको फिक्स कर पाए, ठीक है। तो ये होता है काम एथिकल हैकर का। या फिर जो लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, तो वो भी एथिकल हैकर्स हैं, वाइट हैट हैकर्स भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं क्रैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स। अब इनका काम क्या है, इनका काम है मिसयूज़ करना, उसमें किसी के नेटवर्क में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेना, फिर उसको किसी भी तरह से ब्लैकमेल करना, या फिर मनी रैंसमवेयर, कोई मेलवेयर दे दे, उसमें सेंड कर देना ताकि हमें मनी मिल पाए, ब्लॉक कर देना उसके डेटा को। तो उसको किसी भी तरह से वो मिसयूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ करते हैं, क्रैकर्स होते हैं वो लोग, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द ब्लैक हैट हैकर्स। सो दिस इज़ हैकिंग। तो इस तरह से हम हैक कर सकते हैं किसी का नेटवर्क, तो that is also cyber crime, right? Now the next is cyber squatting. Cyber squatting क्या होता है, act of registering and using a domain name that is deliberately named almost identical to an already existing popular trademark name belonging to someone else. तो थोड़ा definition बड़ा है, बट इसको समझते हैं क्या होता है ये। जैसे कोई पॉपुलर ब्रांड है, कोई बिजनेस हाउस है, उसकी अपनी वेबसाइट है, उसका अपना डोमेन है, ठीक है। जैसे बिरला का ही है, कोई बिरला का सपोज डोमेन है, तो हम क्या करेंगे, जो साइबर स्क्वैटर्स हैं, जो साइबर स्क्वैटिंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, साइबर स्क्वैटर्स। तो साइबर स्क्वैटर्स क्या करते हैं, उससे मिलता जुलता डोमेन को रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, yahoo.com है, तो yahooindia.com कर दिया, ठीक है, उससे मिलता जुलता, ताकि जितना उसमें जो ट्रैफिक आ रहा था, लोग उसको खोल रहे थे yahoo.com को, तो वो गलती से yahooindia.com पे क्लिक कर देंगे। तो क्या पर्पस रहता है इसका, डाइवर्ट करना ट्रैफिक को। तो उसे मिलता जुलता डोमेन दिखेगा लोगों को, तो वो उस पर गलती से क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो बस यही पर्पस रहता है। तो क्या बोला हमने, एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एंड यूजिंग अ डोमेन नेम। कैसा डोमेन नेम, दैट इज डेलिबरेटली नेम्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलर ट्रेडमार्क, जिसका जानबूझ के ऐसा नेम रखा जाता है जो एक पॉपुलर ट्रेडमार्क का एग्जिस्टिंग डोमेन हो, दैट इज़ बिलोंगिंग, और जो दूसरे से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसे मिलता जुलता नाम रख देंगे। मोटिव क्या है, मोटिव इज़ टू डाइवर्ट द नेटवर्क ट्रैफिक टू द साइबर स्क्वैटर्स वेबसाइट। अब हमने बोला ओरिजिनल वेबसाइट yahoo.com है, और स्क्वैटर की वेबसाइट क्या होगी, yahooindia.com। तो जो ट्रैफिक पहले yahoo.com पे क्लिक कर रहा था, कुछ लोग Yahoo इंडिया पे भी क्लिक कर देंगे, तो हमने उसकी ट्रैफिक, जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा, मतलब लोग ज़्यादा विजिट करेंगे, तो बाय दिस वी अर्न मनी। तो इनका मेन मोटो क्या है, अर्न करना पैसा फ्री में, ठीक है। अपनी साइट पे बुला के वो क्लिक करेंगे, खोल के देखेंगे क्या है क्या नहीं, तो उससे उनको मनी मिलेगा, ठीक है। पर्पस ये रहता है साइबर स्क्वैटर्स का। अब है साइबर टेररिज्म। देखो टेररिज्म क्यों किया जाता है,
टेररिज्म का मेन पर्पस होता है लोगों में डर पैदा करना, फियर पैदा करना, लोग बाहर ना आए, डर के रहें, यही होता है। तो साइबर टेररिज्म भी कुछ इसी तरह से है। साइबर टेररिज्म भी फियर पैदा करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं होता ये, या किसी का इमेज को ख़राब करना, जैसे मेनली पॉलिटिकल है, जैसे कोई किसी गवर्नमेंट जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हमें कुछ करना है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट बनाएंगे और उसको उसके जो सिस्टम है वहाँ का उसको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे मतलब किसी भी तरह से उसको स्टॉप कर देंगे, जो वहाँ का नेटवर्क है जो काम चल रहा है, बाय यूजिंग द साइबर टेररिज्म, ठीक है। तो साइबर टेररिज्म क्या होता है, डिजिटल अटैक करेंगे, रेफर्स टू डिजिटल अटैक, ठीक है। बॉम्बार्डमेंट नहीं करना है, इट रेफर्स टू द डिजिटल अटैक्स टू क्रिएट फियर, या फिर उसकी जो सर्विसेज हैं उसको हार्म करेंगे या डिसरप्ट कर देंगे। किस रीज़न से, फॉर पॉलिटिकल, इट कैन बी पॉलिटिकल रीज़न, इट कैन बी रिलीजियस रीज़न और आइडियोलॉजिकल रीज़न, आइडियोलॉजी में डिफरेंस की वजह से, रादर देन फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल गेन की वजह से नहीं किया जाता है ये, ठीक है। मेनली पॉलिटिकल ही होता है, तो पॉलिटिकल और रिलीजियस कह लो। तो इस वजह से डिजिटल अटैक किया जाता है। टारगेट क्या बनाए जाते हैं, जो मेन बिल्डिंग्स हैं, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक कह लो आपका मेनली टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, पावर ग्रिड को टारगेट बना दिया, स्टॉक मार्केट को, बिल्डिंग को टारगेट बनाया, स्टॉक मार्केट की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जहाँ है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर वाटर सप्लाई। तो ये सर्विसेज अगर बंद हो जाए तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा रेपुटेशन ख़राब होगा, उनका काम बंद हो जाएगा, बस उसी पर्पज़ से ये साइबर टेररिज्म किया जाता है। आई होप दीज आर क्लियर, ठीक है। सो दीज वर द साइबर क्राइम्स अगेंस्ट organization. Now we will talk about cyber security. Now the last one is cyber security. So what do you mean by cyber security? Cyber security means protection of computer or network from theft of data and damage to their hardware and software. अपने कंप्यूटर या नेटवर्क को हम कैसे बचाएं डेटा थेफ्ट से या फिर उसके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये कैसे बचा सकते हैं, देयर आर वेरियस वेज। सबसे फर्स्ट वे क्या है साइबर सिक्योरिटी का, बाय इंस्टॉलिंग एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर। सिंपल है, सबको पता है। अब एंटीवायरस या एंटी मेलवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप अपडेट से, एंटीवायरस का काम क्या होता है, इट स्कैन ऑल द फाइल्स, ठीक है। चलिए पहले वायरस समझते हैं। जब वायरस या कोई मेलवेयर एंटर करता है आपके सिस्टम पे तो क्या करता है, वो किसी फाइल के साथ खुद को अटैच करता है, ठीक है। तो फाइल के साथ अटैच करके फिर उसके बाद वो रेप्लिकेट होता है या डैमेज करता है दूसरी चीज़ें। तो फाइल के साथ अटैच होगा। तो एंटीवायरस कैसे काम करता है, एंटीवायरस में अपना एक डेटाबेस होता है, उसकी अपनी एक डिक्शनरी होती है। उसमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम कोड होगा। प्रोग्राम, वायरस क्या है, प्रोग्राम कोड ही है आपके। तो एंटीवायरस के डेटाबेस में वो जो वायरसेस के कोड होते हैं, तो कोड होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका नाम होगा। दूसरा कोड हुआ दूसरे वायरस का नाम, तीसरा कोड तीसरा। तो ये आपका डेटाबेस मेंटेन करते हैं एंटीवायरस। तो उसी की वजह से जब वो फाइल्स को स्कैन करेगा, सारी फाइल्स को, तो जहाँ उसको वो कोड मिला तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये वाला वायरस है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको आइसोलेट कर देगा, ठीक है, ताकि वो दूसरे फाइल सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डिलीट भी कर देगा, अगर वो फाइल काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रही तो आपकी परमिशन के साथ डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो वो उसको रिमूव कर सकता है एंटीवायरस। अब एंटीवायरस को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, देखो क्या, जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो वो जो डेटाबेस है वो उसी टाइम का बना हुआ है। तो आपके वायरस तो डेली बेसिस पे बन रहे हैं, तो जो बाद में वायरसेस बने वो कैसे उसके डेटाबेस पे एंटर करेंगे, वो जब आप उसको अपडेट करेंगे, तो ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब हम ऑटोमेटिक या मैनुअल अपडेट जब हम करते हैं तो एंटीवायरस का डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। तो वो उसको जो न्यूली क्रिएटेड वायरसेस हैं उसको डिटेक्ट कर पाएगा, या न्यूली क्रिएटेड मेलवेयर बोल लो, ठीक है। तो ये मेलवेयर से भी प्रोटेक्ट करता है और वायरस भी मेलवेयर का ही पार्ट है, इसीलिए हम इसको एंटी मेलवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग द फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल फर्स्ट थिंग इट इज़ अ सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। इट कैन बी हार्डवेयर, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, और इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
काम क्या है इसका, फायरवॉल का, वॉल मतलब ऐसे वॉल की तरह बना है पर ऐसे एक्चुअल होता नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है, आपकी कंपनी है या जो भी है उसका नेटवर्क है, आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब इंटरनेट, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड उसके बीच में है। तो बीच में का क्या मतलब है, तो ये क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट्स योर नेटवर्क फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी अनऑथराइज कोई एक्सेस करना चाह रहा है बाहर से आपके नेटवर्क को, उसको शील्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और जो भी डेटा ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेट से आपके नेटवर्क में, उसको चेक करेगा, अगर अलाउ करना लायक है तभी अलाउ करेगा, अदरवाइज उसको स्टॉप कर देगा। तो इट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द इनकमिंग एज वेल एज द आउटगोइंग ट्रैफिक, दोनों ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, जो बाहर से आ रहा है और जो हम अब यानी कि जो अगर हम कुछ एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट या फिर हम अपलोड कर रहे हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है, और उसको ब्लॉक कर देगा। अगर वो यूज़ सेंड करने लायक नहीं हुआ तो उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वो तो हैकिंग है या कुछ भी अनऑथराइज एक्सेस है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है फायरवॉल। अगेन फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर और इट कैन बी सॉफ्टवेयर, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। नेक्स्ट है आपका एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्शन मीन्स इसको समझते हैं जैसे हम कोई भी बैंक का या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें तो हम अपना अकाउंट नंबर या फिर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट, OTP सब डालते हैं, तो उसको सबमिट कर देते हैं। तो वो डेटा आपके सिस्टम से कहीं उसके सर्वर पे जाएगा तो डेटा तो फ्लो करेगा। तो जो वो फ्लो करता है तो उस टाइम आपका डेटा को सिक्योर होना चाहिए, है ना, अदरवाइज़ उसको कोई भी बीच में हैक करके उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो वो डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता, जिस टेक्स्ट में आपने एंटर किया है वो एनकोडेड में ही जाता है। कौन करता है, ये बैंक के जो साइट्स हैं उसमें इनबिल्ट होता है, जो HTTPS की साइट है, दैट्स व्हाई इट इज सिक्योर, ठीक है। तो एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्शन सिंपली मीन्स कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू द एनकोडेड फॉर्म और इनटू द अनरीडेबल फॉर्मेट, यानी कि जिसको हम पढ़ नहीं सकते, कुछ अजीब से सिंबल तो वो देख के भी हमें समझ नहीं आएगा ये लिखा क्या है, तो उसको कोडेड लैंग्वेज में वो भेजता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और वहाँ जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे वो डिक्रिप्ट होके उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो हमें कोई की यूज़ करने, मतलब कोई की मतलब कोई वो वाला की नहीं, पासवर्ड कुछ यूज़ करके हम उसको एनक्रिप्ट करेंगे और वो ही आपको जो रिसीव करेगा उसको भी हम की देंगे ताकि वो रिसीविंग एंड पे उसको डिक्रिप्ट करके उसको रीड कर लें, ठीक है। सेंडिंग एंड पे एनक्रिप्शन, रिसीविंग एंड पे डिक्रिप्शन, एंड बोथ विल यूज़ द की और पासवर्ड। देन ये हो गया आपका एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। पर्पस इज़ टू मेक द ट्रांसमिटेड डेटा सेफ, ताकि सेफ रहे, कोई भी उसको मिसयूज़ ना कर सके, प्लेन टेक्स्ट से एनकोडेड में कन्वर्ट कर देना और अनरीडेबल में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक पता ही है बायोमेट्रिक का यूज़ क्या है, जैसे फिंगरप्रिंट हम देते हैं या फिर वो आपका फेस रिकॉग्निशन है, वॉइस रिकॉग्निशन है, आई में आपका आई रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। तो IRIS, आइरिस बोलते हैं उसको, तो उसका भी रिकॉग्निशन है, वो सबका यूनिक होता है। तो ये सब जो फिजियोलॉजिकल यूनिक फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं उसको यूज़ करके ये बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाता है। हर आदमी में ये हर ह्यूमन बीइंग में आपके कुछ यूनिक फिजियोलॉजिकल ट्रेट हैं जिसको यूज़ करके पहले इसका डेटाबेस बनाया जाएगा। जैसे वो आपका फेस रिकॉग्निशन का बनाना है हमें, तो कोई भी एक ही होगा, सारे एक साथ नहीं होते। तो फेस रिकॉग्निशन का बनाना है तो सबको बुला के पहले फेस उसका रिकॉग्नाइज़ करा के डेटाबेस बना लिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो वो डेटाबेस से मैच करेगा, अच्छा ये है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। मेनली आपके अटेंडेंस के लिए होता है, ठीक है, या एंट्री के लिए होता है कहीं पर। तो ये होता है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें आपकी यूनिक फिजियोलॉजिकल ट्रेट यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन किया जाता है, वेदर दिस पर्सन इज़ ऑथेंटिक और नॉट। देन पासवर्ड है। पासवर्ड क्या होता है,
पासवर्ड भी इसी पर्पस सिक्योरिटी सिस्टम के लिए है, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, वही आपका अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल्स होने चाहिए, ठीक है। बैकअप है, बैकअप क्यों ज़रूरी है? बैकअप इसलिए ज़रूरी है, जैसे अगर आपका सिस्टम डैमेज हो जाए या हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो डेटा कहाँ से, डेटा लॉस हो जाएगा। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, पहले से ही उस डेटा का कॉपी अपने पास रख लेते हैं, किसी और सिस्टम पर डाल दिया या गूगल ड्राइव पर डाल दिया या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ही रखा, तो हम उसका बैकअप लेके रखते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज़। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ होती हैं जैसे हमने कोई वेबसाइट खोला, तो जब हम फर्स्ट टाइम वेबसाइट खोल रहे हैं तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम पे सेव हो जाता है। तो वो कौन भेज रहा है? आपका जो सिस्टम का वेब ब्राउज़र है। हमने कोई भी साइट खोली, जैसे जीमेल खोला, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, तो उसका एक फ़ाइल, स्मॉल फाइल आपके सिस्टम पे ही सेव हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट टाइम हम सेम gmail.com खोलेंगे तो वो सर्वर पे नहीं जाएगा, वो सबसे पहले आपका कुकीज़ चेक करता है। कुकीज़ स्टोर होती हैं आपके सिस्टम में, तो वो कुकीज़ उठाएगा और वो उसको वहाँ से डिस्प्ले कर देगा पेज, फर्स्ट पेज। बाद में इंटरेक्ट करेगा वेब सर्वर से, पर पेज वहाँ से डिस्प्ले कर देगा। तभी आपका, अगर जब फर्स्ट टाइम हम आईडी पासवर्ड डालें तो सेकंड टाइम जब आप खोलेंगे तो आईडी लिखा होता है आपका, है ना, और पासवर्ड सिर्फ वो मांगता है, तो वो कुकीज़ में से पेज आपका डिस्प्ले कर देता है। या फिर सेकंड एग्जांपल यू कैन टेक फॉर शॉपिंग, जैसे शॉपिंग किया आपने, तो वो जब नेक्स्ट टाइम आपने खोला, शॉपिंग सेशन बंद हो गया, फिर जब हम नेक्स्ट टाइम खोला सेम कोई भी शॉपिंग वेबसाइट सेम खोली, तो वो क्या करेगा, पुराना वाला जो सेशन है उसकी कुछ डेटा पिक करके आपको दिखाएगा। तो आपको रिकॉल हो जाएगा, अच्छा ये हमने लास्ट टाइम विज़िट किया था या देखा था, कोई भी चूज़ किया था, तो वो डेटा आपका लास्ट टाइम वाला भी दिखा देता है, ठीक है। तो ये आपका कुकीज़ में से उठाता है। तो कुकीज़ सिंपली मीन्स एक टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट की फॉर्म में, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर करता है आप ही के सिस्टम पे। कौन करता है? वेब ब्राउज़र, जब हम वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है। अब ये कुकीज़ क्या हार्मफुल हैं? देखो, अगर आपका सिस्टम सिंगल हैंडेड है, मतलब आप ही काम करते हैं, तब कुकीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि कोई और भी यूज़ कर रहा है या कोई पब्लिक सिस्टम है, तो आपके कुकीज़ को कोई पढ़ सकता है, क्योंकि कुकीज़ प्लेन टेक्स्ट में होता है और इट कैन बी मिसयूज्ड, ठीक है। तो अगर सिंगल यूज़र सिस्टम है तब कुकीज़ सेफ़ है। अगर मल्टीपल यूज़र, मतलब कोई दूसरे लोग भी आपका सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या किसी कहीं और पब्लिक प्लेस पे आप यूज़ कर रहे हैं, तब कुकीज़ सेफ़ नहीं है। So that's it. I hope you have understood all these points and the whole chapter. If you like it, please press the like button and do share with your friends. So that's it. Thanks for watching.